पहले पिछला रिवीजन कर लेते हैं हम लोग जो कल पढ़े थे। अर्थवॉर्म का कलर कैसा है बच्चों? रेडिश ब्राउन। रेडिश क्यों? काम क्या? ब्राउन क्यों? काम क्या? सनलाइट में भी अल्ट्रावायलेट लाइट से प्रोटेक्शन। ठीक, अच्छा। अर्थवॉर्म को हम डॉर्सल और वेंट्रल, डॉर्सल सरफेस को कैसे पहचानेंगे? ब्लड वेसल, डॉर्सल ब्लड वेसल। सबसे बड़ी ब्लड वेसल कौन है? वेंट्रल को कैसे बोलो? जेनाइटल पेपली। आपको बताया गया कल। ठीक, जो अर्थवॉर्म है इसमें सेगमेंट की संख्या कितनी? 100 से 120। कितनी होती है? ये फ्रेश वाटर है कि टेरेस्ट्रियल में भी मॉइस्ट सॉइल। फर्स्ट सेगमेंट का नाम क्या है? फर्स्ट सेगमेंट का नाम क्या है? लास्ट सेगमेंट का नाम क्या है? हुड का क्या नाम है? हुड का क्या नाम है? ये कवर किसको करता है? किसको कवर करता है? माउथ को। क्लियर हो गया? ठीक, एक सेगमेंट में सीटी की संख्या 80 से 120। सीटी बनाने वाली सेल का नाम फॉर्मेटिव सेल। क्या नाम है? क्या नाम है? इसका स्ट्रक्चर कैसा है? एस शेप। कैसा है? इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन क्या है? लोकोमोशन। अगर मैं कहूं पहले तो एक क्लाइटेलम किस सेगमेंट पे? 14, 16। ये ग्लैंडुलर रीजन होता है जो आगे चल के ककून बनाता है। क्या बनाता है? अच्छा, क्लाइटेलम के बेस पे अर्थवॉर्म के कितने रीजन हैं? पहला सेगमेंट की संख्या 1 से 13 तक। दूसरा सेगमेंट की संख्या। तीसरा पोस्ट क्लाइटेलर रीजन 17 to 100 या जो भी सेगमेंट की संख्या है 120 तक जो भी हो उसको मानेंगे। ये बात समझ आ गई बच्चों? जो अर्थवॉर्म है बेटा, इस पे मेल जेनाइटल पोर 1 की 1 पेयर। सेगमेंट 18। पोजीशन वेंट्रोलेटरल। पोजीशन कैसी है? फीमेल जेनाइटल अपर्चर सिंगल। सेगमेंट 14। पोजीशन मिड वेंट्रल। आपको मिड वेंट्रल और वेंट्रोलेटरल में अंतर मालूम होना चाहिए। मेल के लिए है वेंट्रोलेटरल और फीमेल के लिए है मिड वेंट्रल। मिड वेंट्रल बड़ा समझ में आ रहा है? ठीक, तो अर्थवॉर्म है, मैंने आपसे पहले ही चर्चा किया था। इसका जो फाइलम है एनेलिडाई। क्या है बेटा? इसमें सेगमेंटेशन कैसा? सेगमेंटेशन एक्सटर्नल की इंटरनल? एक्सटर्नल की इंटरनल। अगर फरो है तो एक्सटर्नल, सेप्टा है तो इंटरनल। बेटा क्लियर हो गया? ठीक, अच्छा बताइए इसमें सबसे ज्यादा अपर्चर किस चीज की है? नेफ्रिडियो। कौन सा बेटा? बेटा मैनी या न्यूमरस। मैनी या फिर न्यूमरस। ठीक बच्चों, ये पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा। आपसे सीटी की बात भी हो गई। ठीक, क्लाइटेलम। अब एनाटॉमी की बात होगी बेटा। देखिएगा एनाटॉमी की बात हो रही, धीरे समझेगा। फिगर आप एनसीईआरटी का, लेकिन थोड़ा सा इसका भी सहयोग लेना। ठीक बच्चों, देखिए अगर हम अर्थवॉर्म बनाते हैं, ये देखिए अर्थवॉर्म बनाया बेटा। अर्थवॉर्म बनाया बेटा ये।
ठीक, आपको मालूम है जब भी कभी भी किसी भी ऑर्गेनिज्म को कट करके उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी किया जाता है, उसको एनाटॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं? बात समझे बेटा? चाहे वो बॉटनी की हो चाहे वो जूलॉजी की बात हो। यहाँ पे आपको एनसीईआरटी ने एनिमल में 3 एनिमल्स को मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी को रखा है। एक अर्थवॉर्म, इसके बाद कॉकरोच, इसके बाद वर्टिब्रेट में आपको फ्रॉग पढ़ना है। समझे बच्चों? सबसे पहले देखिएगा, अगर मैं इसमें सबसे पहले ही बात करता हूँ तो जो ये बाहर का पोर्शन हो गया बच्चों, इसमें देखिएगा अर्थवॉर्म की जो ये होगी बॉडी वॉल। क्या हो गई बेटा? क्या हो गई बेटा? एक बात और सिखा दे रहे हैं यहीं पे, देखिएगा ये बाहर की ओर हो गई बॉडी वॉल, अंदर की ओर हो गई गट, और इसको हम गट वॉल भी बोले। क्या बोलेंगे? गट वॉल। ये देखिए गट या एलिमेंट्री कैनाल। गट वॉल। तो देखिए एक ट्यूब बॉडी वॉल की हो गई, दूसरी ट्यूब गट वॉल की हो गई, इसलिए हम कह सकते हैं अर्थवॉर्म एक ट्यूब विद इन ए ट्यूब ऑर्गेनिज्म है। हम लोग भी ट्यूब विद इन ऑर्गेनिज्म है, लेकिन हम यहाँ पे इसकी बात पहले कर रहे हैं, तो ये भी बेटा ट्यूब विद इन ए ट्यूब। बात समझे बेटा? जो अर्थवॉर्म है इसकी बॉडी कैसे हो गई? ट्यूब विद इन ए ट्यूब। आउटर ट्यूब कौन? बॉडी वॉल। इनर ट्यूब कौन? गट वॉल। मतलब एलिमेंट्री कैनाल की वॉल। बात समझे बच्चों? ठीक। अब देखिए सबसे पहले हम बॉडी वॉल की बात करते हैं बेटा। अगर हम बॉडी वॉल की बात किया, इसको एक मिनट हटा रहे हैं, तो बॉडी वॉल में सबसे बाहर की ओर एक नॉन सेलुलर कवरिंग होती है, वैक्सी कवरिंग होती है, जिसको हम क्यूटिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? बात समझे बच्चों? सबसे बाहर की ओर क्या हो गया बेटा? नॉन सेलुलर जो है वैक्सी सब्सटेंस, उसको हम क्यूटिकल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? क्यूटिकल। सबसे पहले नॉन सेलुलर, ये हो गए क्यूटिकल। ठीक, ये वैक्सी होती है। कैसी होती है? वैक्सी। अब आप एक बात ये भी देखिएगा, हमने जब आपको प्लांट की एनाटॉमी बताई थी तो मैंने कहा था प्लांट की वो पार्ट जो एरियल हैं उन पे भी बाहर कवरिंग क्यूटिकल की होती है। बात समझे बच्चों? किसकी कवरिंग होती है? और क्यूटिकल एक वैक्सी सब्सटेंस है। कैसा बेटा? वैक्स माने जो लिपिड से मिलता जुलता होता है। समझे बच्चों? इसमें मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होता है। ठीक, तो वैक्सी हो गया। ठीक बच्चों, इसके नीचे की ओर देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ये क्यूटिकल हो गई, इसको मैंने क्यूटिकल दिखा दिया, ये हो गई क्यूटिकल। इसके नीचे की ओर बेटा एपिडर्मिस होती है। क्या होती है? एपिडर्मिस। देखना बच्चों, ये मैंने एपिडर्मिस दिखा दी बेटा। ये एपिडर्मिस हो गई, और एपिडर्मिस में टॉल सिलेंडर सेल्स होती हैं, जिनको हम कॉलिमनर सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बेटा? आप समझिएगा। ये देखिएगा ऐसे, इसमें अगर मैं यहाँ पे कहूँ, ये जो लेयर हो गई यहाँ से, ये देखिएगा, ये हो गई एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस सेल्स जो है ये बेटा कॉलिमनर सेल्स की बनी होती है। किसकी बनी होती है? ठीक है बच्चों, ये पॉइंट आप तैयार कर लेना। कॉलिमनर सेल प्लस इनके बीच में ग्लैंडुलर सेल्स भी होती है, ग्लैंड सेल्स भी पाई जाती है। बात समझे बच्चों? ठीक, तो देखिए
इसकी बॉडी वॉल में सबसे बाहर की ओर क्या हो गई? क्यूटिकल। सेलुलर की नॉन सेलुलर, उससे नीचे क्या हो गई? सेलुलर की नॉन सेलुलर। सेलुलर में कौन सी सेल है? कॉलमनर एंड ग्लैंड सेल। बड़ा समझा क्या? और द ग्लैंड है, आप समझदार बच्चों, सिक्रीशन करती है। क्या करती होगी? सिक्रीशन। ये बात क्लियर हो गया? ग्लैंड है तो क्या करती होगी? सिक्रीशन। बेटा समझना है मेरे बच्चों। इसके नीचे की ओर बेटा ध्यान देना, ये मैंने ऐसे दिखाया बेटा, ये इस तरह दिखा दिया बेटा। ये जो लेयर दिखाई मैंने सर्कुलर मसल्स की दिखाई। किसकी दिखाई बेटा? ये जो लेयर्स हो गए, इसके नीचे हो गई बेटा मसल लेयर। मसल लेयर हो गई बेटा। मसल लेयर में आप ध्यान देंगे, इसमें जो आउटर है वो सर्कुलर है, इनर है वो लॉन्गिट्यूड। ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है? इसमें आउटर है तो सर्कुलर हो गई बेटा, सर्कुलर मसल लेयर, और इनर है तो लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर। मसल लेयर बेटा समझ आ गया? देखेंगे मसल लेयर हो गई तो देखिए बॉडी वॉल में सबसे बाहर क्यों नॉन सेलुलर है क्यूटिकल, उसके नीचे सेलुलर एपिडर्मिस है, उसके नीचे अगर आप देखें तो मसल लेयर है। मसल लेयर की भी आपको देखना है किस प्रकार का है, आउटर कैसी है? सर्कुलर। इनर कैसी है? लॉन्गिट्यूडनल। बात समझो? देखिएगा, अब मैं अगर ऐसे दिखा दूं तो ये हो गए लॉन्गिट्यूडनल, इस तरह दिखा दिए लॉन्गिट्यूडनल हो गए बेटा, ठीक? ये क्या हो गई? लॉन्गिट्यूड। आपको अगर ध्यान रखना है तो ये C लिख लीजिए, ये L लिख लीजिए, मतलब सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल, ठीक? इसके अंदर की ओर जो लेयर है वो मेसोडर्म डिराइव्ड होती है, जिसको हम बेटा एक पतली लेयर के रूप में कहते हैं, उसे कहते हैं पेरिटोनियम। क्या कहते हैं? पेरिटोनियम। और वो कहलाती सीलोमिक एपिथेलियम। क्या कहलाती है बेटा? ये चीज जो मैंने दिखाने की कोशिश की, ये देखिएगा ऐसे नीला नीला दिखाया बेटा, ठीक है? जो ये हो गई बेटा, इसको हम कहेंगे, अगली चौथी लेयर है ये सीलोमिक एपिथेलियम। सीलोमिक एपिथेलियम, ये कौन हो गया बेटा? सीलोमिक। तो इतनी चीजें आपको इसकी बॉडी वॉल में पढ़नी है, ठीक है बेटा? अर्थ वॉल में सबसे बाहर की ओर हो गई नॉन सेलुलर क्यूटिकल, उससे अंदर की ओर एपिडर्मिस, कॉलमनर एंड ग्लैंडुलर हो गई, उससे अंदर की ओर मस्कुलर में आउटर बेटा सर्कुलर एंड इनर लॉन्गिट्यूडनल हो गई, और उससे अंदर की ओर सीलोमिक एपिथेलियम हो गई। सीलोमिक एपिथेलियम है, इसका नाम हम पेरिटोनियम लेंगे। क्या लेंगे बेटा? पेरिटोनियम। इसका क्या नाम लिया बेटा? पेरिटोनियम। और इसकी ओरिजिन जो होती मेसोडर्मल होती। कैसी होती? मेसोडर्मल ओरिजिन। ओरिजिन कैसे हो गई? मेसोडर्मल। आप याद करो, जब आप एनिमल किंगडम पढ़ा होगा तो आपने सीलोम पढ़ा होगा, और सीलोम की ओरिजिन मेसोडर्मल। याद आ रहा है? क्लियर? और मेसोडर्म की स्प्लिटिंग से होती है। कैसे होती है बेटा? मेसोडर्म स्प्लिट करके जो केविटी बीच बन गई वो सीलोम हो गई। तो इसका सीलोम के बाहर और अंदर दोनों तरफ मेसोडर्म की लाइनिंग पाई जाती है। बेटा क्लियर हो गया मेरे बच्चों? ठीक, बॉडी वाल पूरा समझ में आ गया? ये पॉइंट आपको याद रखना। तुरंत अपनी एनसीईआरटी भी देखते जाइए साथ साथ में बेटा। देखिए, बॉडी वॉल ऑफ द अर्थवर्म कवर्ड एक्सटर्नली थिन नॉन सेलुलर। इसको बॉक्स में करो बड़ा, एक चीज पे गौर करो, जो यहाँ क्यूटिकल है थिन है कि थिक है? थिन। हाँ, आपको दो आंसर बनाना था, थिन नॉन सेलुलर क्यूटिकल, थिक नॉन सेलुलर क्यूटिकल। थिन थिन पे गौर करना बेटा। थिन नॉन सेलुलर क्यूटिकल which is the below which is the epidermis, two muscle layers circular and longitudinal and innermost coelomic epithelium.
अब आपको ध्यान देना, अगर आप ध्यान देंगे तो बॉडी वॉल में आउटर से लेके इनर तक सबसे बाहर की ओर क्यूटिकल की लेयर हो गई, उससे अंदर की ओर बड़ा कॉलमनर ग्लैंड जो एपिडर्मल लेयर हो गई, जिसके अंदर की ओर बड़ा मस्कुलर आउटर जो है सर्कोइनल लॉन्गिट्यूडल हो गई, और सबसे इनर की ओर सीलोमिक एपिथेलियम हो गई, जिसे पेरिटोनियम और वो मेसोडर्मल उसकी ओरिजिन होती है। बेटा समझ आ गया सारे बच्चों को? कोई प्रॉब्लम बेटा? क्लियर है? ठीक, फिर से बोलो, मैं 1 2 3 4 बोलूंगा, आप नाम बोलोगे। नंबर 1 पे कौन? नंबर 2 पे? नंबर 3 पे? नंबर 4 पे? बात क्लियर हो गया बेटा? ठीक, ये याद करना, पूछा जा सकता है, ये पूछ सकते हैं एपिडर्मिस किसकी बनी होती है, मसल लेयर आउटर इनर कौन हो सकती है बेटा, और सबसे इनर मोस्ट सीलोमिक एपिथेलियम कैसी होती है, और नॉन सेलुलर लेयर का नाम पूछ सकते हैं। क्लियर है? कोई डाउट बच्चों? कोई क्रॉस क्वेश्चन? ठीक, अपने एनसीईआरटी देखते जाइए बेटा। इनर मोस्ट सीलोमिक, द एपिडर्मिस इज मेड अप ऑफ, मार्क करो, सिंगल लेयर कॉलमनर सेल्स एंड इसके बीच में सेक्रेटरी ग्लैंड सेल्स। जहां ग्लैंड होगा सेक्रेशन ऑटोमेटिक हो जाएगा, जहां ग्लैंड होगा वहां सेक्रेशन क्या हो जाएगा बेटा? ऑटोमेटिक आ जाएगा बेटा। ठीक है, अब आप देखेंगे बच्चों, जैसे ही बेटा यहाँ पे आएंगे, ये एनाटॉमी में आपको सेगमेंट ध्यान देने बच्चों, देखिएगा यहाँ पे अब एलिमेंट्री कैनाल आती बच्चों। जैसे एलिमेंट्री कैनाल की बात आ रही बेटा, यहाँ पे देखिएगा, ये देखिए, ये अगर मैं दिखाना चाह रहा हूं तो ये प्रोस्टोमियम है। क्या बेटा? प्रोस्टोमियम। ठीक बच्चों, देखिएगा, फर्स्ट सेगमेंट दिखाया, सेकंड दिखाया और थर्ड दिखाया। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। बच्चों ध्यान देना, पहला सेगमेंट पेरिस्टोमियम है, प्रोस्टोमियम नो सेगमेंट हुड है, और बहुत ध्यान देना, जो ये एलिमेंट्री कैनाल है, ये बेटा आपको कहूंगा माउथ से लेके लास्ट सेगमेंट तक पाई जाती है, जिसको आप एनल सेगमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एनल सेगमेंट। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, यहाँ तक दिखा रहा हूँ। ठीक है, नहीं ये देखिएगा, पहला पॉइंट सीखना, इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो ये क्वेश्चन बना सकता है कि कौन सा एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट किस सेगमेंट पे है, वो आपको अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी तैयार करना है। ठीक है, जैसे मैंने कहा माउथ है, और माउथ के पीछे का पार्ट होता है बक्कल चेंबर। क्या होता है? क्या होता है बेटा? ठीक, तो मैं कहूंगा यहां से लेके यहां तक का पार्ट बक्कल चेंबर है। क्या बेटा? बक्कल चेंबर है। और ये 1 से लेके 3 सेगमेंट तक होता है। देखो, ठीक, अर्थवॉर्म में बक्कल चेंबर किस सेगमेंट से किस सेगमेंट तक? 1 से लेके 3 तक, या 1 2 3 बोलो या 1 से 3 बोलो। बड़ा क्लियर हुआ? ठीक, तो एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट पार्ट का नाम क्या है? बक्कल चेंबर। ये याद करोगे, बक्कल चेंबर। ठीक है, जैसे हम लोग बक्कल केविटी कहा जाता है, जहां भोजन को पीसते हैं। ठीक है, इसके पीछे के पार्ट को फेरिंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ठीक, अगर मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँ तो ये रीजन जो है, यहाँ पे ये फोर्थ है बेटा, यहाँ पे ऐसे ऐसे दिखाएंगे, ये देखिएगा, ऐसे ही दिखाऊंगा मैं, ये फोर्थ है, थर्ड फोर्थ पे फेरिंग्स, थर्ड फोर्थ पे फेरिंग्स होता है। फेरिंग्स में पॉइंट नोट करो बच्चों, फेरिंग्स में एनसीईआरटी फेरिंग्स जहां लिखा है, फेरिंग्स जहां लिखा है वहां पे नोट करेंगे यूनिसेलुलर मैनीस्लेवरी ग्लैंड्स। ठीक, यूनिसेलुलर, मैं ऐसे कहूंगा यूनिसेलुलर मैनी स्लेवरी ग्लैंड, इनको कहते हैं क्रोमोफिल सेल्स। क्रोमोफिल
क्रोमोफिल सेल्स। क्रोमोफिल सेल्स, क्रोमोफिल सेल्स, क्रोमोफिल सेल्स, क्रोमोफिल सेल्स नोट करिए बच्चों। फर्स्ट पार्ट कौन हो गया? बक्कल चेंबर। कितने सेगमेंट तक? 1 से 3 तक, पूरा ऐसे बोलेंगे। दूसरा पार्ट कौन हो गया? फेरिंग्स। किस सेगमेंट? थर्ड फोर्थ तक, ठीक है। फिर देखिएगा पांचवा, छठा, सातवां, 5 से 7 सेगमेंट तक। मैं यहाँ 7 सेगमेंट दिखा रहा हूं बच्चों। ये 7, यहाँ पे 7 सेगमेंट दिखाया। छठा हो गया 5 से 7 तक का जो पोर्शन होता है इसे ईसोफेगस कहते हैं। क्या कहते हैं? ईसोफेगस। ये होता है 5 से लेके 7 सेगमेंट तक। यहाँ सेगमेंट जरूर लिख लीजिएगा। ये सेगमेंट हो गया, ठीक। बच्चों देखिए, पहले 3 में बक्कल चेंबर है, ये याद करेंगे आप लोग। 3, 4 पे फेरिंग्स है, उसमें यूनिसेलुलर सिलेवरी ग्लैंड है जिनका नाम क्रोमोफिल सेल है। क्या नाम है? क्रोमोफिल। दूसरे तीसरे नंबर पे ईसोफेगस आता है, और ईसोफेगस जो है वो 5 से 7 सेगमेंट पे है, ठीक बच्चों। कुछ किताबों थोड़ा फ्लक्चुएट दिया, आप एनसीईआरटी जो वही मान के चलेंगे। 5 से 7 सेगमेंट तक है, 5 से 7 सेगमेंट पे बच्चों, ठीक। और इसके बाद जैसे बेटा आप और आगे बढ़ेंगे, देखिएगा आगे आएंगे बेटा 8 और 9। मैं ऐसे दिखाऊंगा, ऐसे ये मैं कहूंगा 8वां हो गया, ये 9वां हो गया। 8, 9 पे जो मुख्य पार्ट होता है, 8, 9 पे जो होता है उसे गिजर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? गिजर्ड। बात समझे बच्चों? गिजर्ड। आप लोग अपनी एनसीईआरटी में नोट करते हैं कि वहां पे जो लिखा है, तो ज्यादा चित्र ना बनाने की कोशिश करें। चित्र तो हम ही बना रहे हैं, जैसा तैसा बना रहे हैं। हमसे बहुत अच्छा चित्र आपकी किताबों में बना हुआ है, लेकिन आपको इससे विजिबल हो जाएगा, एक चीज समझ में आएगी बेटा, ठीक है। ठीक, चित्र तो और अच्छा बना लेंगे, उसके घंटे भर लगेगा चित्र बनाने में, तो उससे मतलब क्या, जब आपकी किताब में बना हम समझा दे रहे हैं। क्लियर हुआ बच्चों? फिर सुनेंगे बेटा, देखिएगा बार बार बोलिए। बक्कल चैम्बर कितने? 1 से 3। फेरिंग्स कितने? 3, 4। फिर बेटा ईसोफेगस कितने? 5, 7। फिर गिजर्ड किस पे? 8, 9 सेगमेंट आए बच्चों। गिजर्ड यहाँ पे मेनली जो होता है सॉइल वाले पार्ट को मैस्टिकेट करना, मिक्स करना, सब करना। मोस्ट जो इसकी एलिमेंट्री कैनाल सबसे थिकेस्ट पार्ट यही होता है। एलिमेंट्री कैनाल का सबसे थिकेस्ट पार्ट यही होता है। क्लियर बच्चों? गिजर्ड के बाद बेटा अगला पोर्शन आता है स्टमक। क्या बेटा? स्टमक। अगर मैं इसको यहाँ पे थोड़ा कलर दूसरे से दिखाऊं बेटा, यहाँ से 15 सेगमेंट तक देखेंगे, 15 सेगमेंट तक ही हो गया स्टमक। मैं कहूंगा 15 सेगमेंट, 9 से लेके 15 तक ये पोर्शन हो गया स्टमक। आ गया बच्चों? देखिए सीक्वेंस भी आपको याद रखना है। मान लो कभी सीक्वेंस का ही बनाया गया तो फर्स्ट पार्ट कौन हो गया? बक्कल चैम्बर। सेकंड पार्ट कौन हो गया? फेरिंग्स। थर्ड पार्ट कौन हो गया? ईसोफेगस। फोर्थ पार्ट कौन हो गया? गिजर्ड। फिफ्थ पार्ट कौन हो गया? स्टमक। स्टमक जो है वो 9 से 15 सेगमेंट तक पाया जाता है। 9 से 15 सेगमेंट तक पाया जाता है। बेटा समझ में आया? समझ में आया बेटा? अब सुनो बेटा, 15 के बाद क्या आता है बेटा? 16। अब देखिएगा 16 से लेके लास्ट सेगमेंट तक इंटेस्टाइन पाई जाती। क्या पाई जाती?
अगर मैं ये 16 में लिख दूं यहाँ पे और मैंने ये मान लो लास्ट सेगमेंट लिख दिया, लास्ट सेगमेंट और लास्ट सेगमेंट ये 100 भी हो सकता है या 120 भी हो सकता है, जितने सेगमेंट हो, क्योंकि इसमें जो सेगमेंट की संख्या 100 से 120 होती है। आया बच्चों? 9 to 14 दिया, तो 9 to 14 बेटा स्टमक करिएगा, ठीक, और 15 टू लास्ट इंटेस्टाइन, ठीक है। 9 to 14 स्टमक है, 15 टू लास्ट तक इंटेस्टाइन है बच्चों, 15 टू लास्ट यहाँ पे 15 लिख दीजिएगा और लास्ट सेगमेंट। लास्ट में इसलिए नंबर नहीं दे रहा हूँ जो 100 भी हो सकता है, 101 भी हो सकता है, 120 भी हो सकता है, इसलिए मैंने लास्ट सेगमेंट लिखा बेटा, ठीक है। आपको पहले सीक्वेंस बोलना है बच्चों। फर्स्ट पार्ट कौन हुआ एलिमेंट्री कैनाल का? बक्कल चैम्बर। सेकेंड कौन? फेरिंग्स। थर्ड कौन? इसोफेगस। फोर्थ कौन? गिज़ार्ड। फिफ्थ कौन? स्टमक। सिक्स्थ कौन? अब यहाँ एक चेंज करूंगा मैं, ये इंटेस्टाइन मैंने इससे बना दी, अब मैं ऐसे करूंगा, इस इंटेस्टाइन को मैं ऐसे बनाना चाहता हूँ। देखिए बच्चों, अब आपको याद बना रहेगा कि मैंने मिटा के कुछ सही किया था चित्र। आगे बेटा, तो एक बात गौर कर रहे होंगे, स्टमक का डायमीटर कम है, इंटेस्टाइन का डायमीटर ज्यादा है, ये आपको सिखाना। क्लियर हुआ? ठीक। अगर हम लोगों की इंटेस्टाइन में बात किया जाए तो हमारे स्टमक का डायमीटर ज्यादा है, इंटेस्टाइन का डायमीटर कम है। लेकिन अर्थवर्म के केस में किसका डायमीटर ज्यादा है? इंटेस्टाइन का। किसका कम है? अगर आप चित्र से एक बात और देख रहे होगे, ठीक, तो उसमें आप ये चीज गौर कर रहे होगे कि एलिमेंट्री कैनाल का सबसे वाइडेस्ट पार्ट इंटेस्टाइन। देखो, एलिमेंट्री कैनाल का सबसे वाइडेस्ट पार्ट कौन है? इंटेस्टाइन। और दूसरा सबसे थिकेस्ट पार्ट गिज़ार्ड। दो पॉइंट के नोट कर लो बेटा इस साइड में, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल का देखिएगा, इन अर्थवर्म widest part of elementary canal is intestine. Widest part of elementary canal is intestine, but thickest part is a gizzard. सबसे थिकेस्ट या मोटा पार्ट कौन है? गिज़ार्ड है। गिज़ार्ड, ये दोनों पॉइंट याद रखिए। मान लो क्वेश्चन ऐसे बना दिया उन्होंने, देखिए हम लोग को छोड़ना कुछ भी नहीं, समझे बेटा। अब देखिए ये चीज आपको आई और कोई बहुत ज्यादा आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। मान लो इधर से एक भी क्वेश्चन आया तो आपका बेनिफिट हो जाएगा, बोलो समझे बेटा, ठीक है। देखिए और कठिन भी नहीं है। अब आप एक बार फिर से रिकॉल कर लो बेटा, हम एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट बोलेंगे, आप सेगमेंट बोलेंगे। सबसे पहले बक्कल चैम्बर 1 2 3, वेरी गुड। फेरिंग्स 3 4, इसोफेगस 5 7, गिज़ार्ड 8 9, स्टमक 9 to 14 और इंटेस्टाइन 15। लास्ट सेगमेंट में कुछ भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 101 भी हो सकता है, ठीक है। 80 नहीं होगा क्योंकि 100 से 120 के बीच में संख्या हो सकती है। कितना समझाया बच्चों? पूरा क्लियर हो गया? एनाटॉमिकल की बातें पहले समझ में आ गई। हमने बेटा ध्यान दीजिएगा, हमने अर्थवर्म में सलेवरी ग्लैंड की बात की है। वो सलेवरी ग्लैंड मैंने यूनिसेलुलर सलेवरी ग्लैंड है, देख सकते हैं आप लोग, और वो फेरिंग्स रीजन में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है बेटा? समझो, सलाइवा सीक्रेट करती हैं, ठीक, और उनका नाम क्या है? क्रोमोफिल है। कौन सी सेल है? क्रोमोफिल। अगर क्रोमोफिन आ जाएगा तो हम आपको आपकी ग्लैंड एक पढ़ाएंगे, एड्रिनल ग्लैंड, वहां पे चर्चा होगी। तो फिल और फिन में अंतर होता है बेटा, समझ में आ गया बच्चों? ठीक। अपनी एनसीईआरटी में देखते हैं हमें क्या दिया है। देखिए पहले देखिए, एलिमेंट्री कैनाल स्ट्रेट ट्यूब, आप देख सकते हैं स्ट्रेट ट्यूब, फर्स्ट टू लास्ट सेगमेंट ऑफ द बॉडी। आया?
फर्स्ट टू लास्ट सेगमेंट तक। अब बच्चों एक बात सुनो, दो बातें ध्यान देना। अगर एलिमेंट्री कैनाल पे क्वेश्चन जाएगा तो फर्स्ट टू लास्ट, और अगर इंटेस्टाइन पे जाएगा तो समझ आया बच्चों? दोबारा देखिए, मैं पूछ रहा हूं, अगर एलिमेंट्री कैनाल पे क्वेश्चन का तो क्या होगा? फर्स्ट टू लास्ट है। अगर इंटेस्टाइन पे गया तो 15 टू लास्ट। अब ये पेपर में देखना पड़ेगा क्या वो पूछ रहा है। कभी कभी हम लोग इंटेस्टाइन और एलिमेंट्री कैनाल में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते और क्वेश्चन को गलत कर जाते हैं। ये बात समझ आ गई बच्चों? चित्र देखिएगा, फिर देखें, टर्मिनल माउथ ओपन इनटू बक्कल केविटी या बक्कल चैम्बर है, वो सेगमेंट की संख्या 1 से 3 मैंने बताया। फिर आगे बढ़ेंगे, मस्कुलर फेरिंग्स है, मस्कुलर फेरिंग्स है, ठीक। थोड़ा एक बात गौर करो, मस्कुलर फेरिंग्स तो यहां आ गया, और कहीं पे बड़ा सकिंग फेरिंग्स भी है, एस्कैरिस दिया। एस्केलमेंथीस में एक बार निकालिए, एस्केलमेंथीस निकालो। क्या लिखा है? आ गया, ठीक। मस्कुलर फेरिंग्स, यहां भी मस्कुलर एंड सकिंग फेरिंग्स, ये सक करने, भोजन को सक करने का काम करता है। क्लियर हुआ बच्चों? ठीक है, ये पॉइंट मस्कुलर एंड सकिंग। अब आप देखो कितने बढ़िया क्वेश्चन अगर बन सकता है कि मस्कुलर फेरिंग्स पाई जाती है बच्चों एस्केलमेंथीस में कि अर्थवर्म में? दोनों। बोलो, अगर हम लोग ये इस चीज को छोड़ दें और वो दोनों मिला क्वेश्चन बना दे तो 99% बच्चा केवल एस्केरिस ही लगाएगा, जो उसमें हाईलाइट करके दिखाएगा। आया कि नहीं? और देखिए दोनों जगह दिया गया, समझे बच्चों? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा। स्मॉल नैरो ट्यूब ईसोफेगस, क्वेश्चन यहां भी है। ईसोफेगस का सेगमेंट 5 से 7 है। अब आपसे पूछे, ईसोफेगस वाइट ट्यूब है कि नैरो ट्यूब? आएगा वाइट ट्यूब 5 to 7, नैरो ट्यूब 5 to 7। क्या टिक करोगे? आपको 5 to 7 याद है, अब आप नैरो वाइट में ही कंफ्यूज हो गए, क्वेश्चन फिर गलत होगा। ठीक, नैरो को बॉक्स करिए, इनटू मस्कुलर गिजर्ड, मस्कुलर गिजर्ड, और गिजर्ड की बात आती है तो 8-9 सेगमेंट आए बच्चों। गिजर्ड जो हो गया, जो ये है 8-9 सेगमेंट पे है, ठीक। ये बहुत अच्छी चीज है, ये ग्राइंड करता है सॉइल को, डिकेइंग लीव्स। देखो क्या करता है, ग्राइंड किसको करता है? सॉइल एंड डिकेइंग लीव्स। बात समझे बच्चों? सॉइल एंड डिकेइंग लीव्स, ये पॉइंट याद करिए, इसको बॉक्स में करो। गिजर्ड मस्कुलर होता है, और मसेल्स में इसमें बेटा सबसे ज्यादा, या मैं कहूंगा मसेल्स भाई सर्कुलर होती। कौन सी होती? सर्कुलर। जो गिजर्ड में कौन सी मसेल्स होती? सर्कुलर। हो सकता है इतना डीप में ना पूछा जाए, लेकिन आपको सुनने में क्या जा रहा है? क्लियर हुआ बेटा? गिजर्ड में कौन सी मसेल्स हो गई? सर्कुलर। और इसका गिजर्ड का क्या काम हो गया? ग्राइंडिंग सॉइल एंड डिकेइंग लीव्स। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको बॉक्सिंग करो। गिजर्ड का काम होता है किसको ग्राइंड करना? सॉइल। और किसको? जैसे मिक्सर ग्राइंडर होता है, उसमें सब मिला देते हो, घुमा के मिक्स कर देता है, वही काम ये करता है। जो सॉइल पार्टिकल्स हैं और जो पत्तियां डिके हो रही हैं, उनको ग्राइंड कर दिया, मिक्स कर दिया, जिससे इजीली डाइजेस्ट हो जाए, इजीली डाइजेशन। क्लियर हुआ बेटा? देखिएगा इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही। कैल्सिफेरस ग्लैंड्स,
कैल्सीफेरस ग्लैंड को मार्क कर लीजिएगा, ये स्टमक में पाई जाती। कहाँ पाई जाती? स्टमक में। जो यहाँ पे जो ग्लैंड पाई गई मैंने ऐसे दिखा दिया, ये कैल्सीफेरस ग्लैंड हो गई। कौन सी ग्लैंड हो गई? देखिएगा, कैल्सीफेरस ग्लैंड। कैल्सीफेरस ग्लैंड जो है, ठीक, इंपॉर्टेंट है। ये किसको रिलीज करेंगी? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। किसको करेंगी? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। हाँ, और बेटा ध्यान देना, और जो बच्चों यहाँ डिकेइंग लीव्स आ रही थी, सॉइल था, जहाँ डिके हो रहा है सॉइल, जिसके मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं पे अगर जब डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया हो रही है, और डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया में ह्यूमस बनता है। क्या बनता है? ह्यूमस। और ह्यूमस में जो एसिड हुआ उसका नाम क्या है? ह्यूमिक एसिड। क्या हुआ बेटा? ह्यूमिक एसिड। कौन सा एसिड? तो ये जो कैल्सीफेरस ग्लैंड्स हैं, ये ह्यूमिक एसिड को न्यूट्रलाइज करती है। किसको करती है बेटा? ह्यूमिक एसिड। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है बेटा। ह्यूमस पे कौन सा एसिड हो गया? ह्यूमिक एसिड। देखिए ये इंपॉर्टेंट लिखिए, कैल्सीफेरस ग्लैंड प्रेजेंट इन स्टमक न्यूट्रलाइज ह्यूमिक एसिड प्रेजेंट इन ह्यूमस। ह्यूमस बच्चों, इंटेस्टाइन स्टार्ट 15 सेगमेंट टू ऑनवर्ड एंड कंटेन टिल लास्ट सेगमेंट। देखो इन्होंने लास्ट सेगमेंट लिखा है, सेगमेंट का नंबर नहीं दिया है, क्योंकि सेगमेंट का नंबर यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 105 भी हो सकता है, 120 भी हो सकता है। क्लियर हुआ? तो इंटेस्टाइन कहां से कहां तक? ठीक। अब मैं कहूंगा एक क्वेश्चन मान लो बनाओ कि इन अर्थवॉर्म इंटेस्टाइन इज द नैरोएस्ट पार्ट एंड 15 टू लास्ट। इंटेस्टाइन इज द वाइडेस्ट पार्ट 15 टू लास्ट। क्या? वाइडेस्ट पार्ट 15 टू लास्ट। आ गया? अब वो क्या क्वेश्चन बनाता उसके ऊपर है। आपको मैंने दिखाया कि वाइड है, वाइडेस्ट है, और 15 टू लास्ट पे पाया जा रहा है बेटा। सर गिजर्ड हार्ड होगा ना? हार्ड होगा। और उसके अंदर की क्यूटिकल की लाइनिंग भी पाई जाती है। क्यूटिकल की लाइनिंग आ गया। अब उतनी जरूरत नहीं, ठीक है। क्यूटिकल की लाइनिंग होती है, सर्कुलर मसल्स होती है। कौन सी मसल्स है? अब आ जाए, ये थिक किस मसल से कारण? सर्कुलर। अब चूंकि दिया नहीं तो उसको जरूरत भी नहीं, लेकिन सुन लो, अगर आ गया तो पूछ लिया तो बता ही दिया। क्लियर है बच्चों? ठीक। अब ये इंपॉर्टेंट, कैल्सीफेरस ग्लैंड कहाँ पे है? ठीक है। किसको न्यूट्रलाइज किया? ह्यूमिक एसिड। याद करो, ह्यूमिक एसिड। न्यूट्रलाइज ह्यूमिक एसिड। और ह्यूमिक एसिड किस में होता है? ह्यूमस में होता है। किस में होता है? ह्यूमस। ठीक बच्चों, आगे बढ़ जाइए। बहुत ध्यान देना, पेयर ऑफ शॉर्ट एंड कॉनिकल इंटेस्टाइनल सीका, ये जो ओरिजिनेट होते हैं 26 सेगमेंट। किस सेगमेंट पे? 26 सेगमेंट पे इंटेस्टाइनल सीका। बहुत ध्यान दीजिए बेटा। अब देखिएगा बेटा, मान लीजिए मैंने यहाँ पे 26 सेगमेंट ये मान लिया, ये वाला, ठीक है। बात समझे बच्चों? और जो इंटेस्टाइनल सीका होते हैं वो यहां से निकलेंगे बेटा, यहां से, और ये आगे की ओर जा रहे हैं। बात समझे? जो इंटेस्टाइनल सीका है ये 26 सेगमेंट से ओरिजिनेट होते हैं और 22वें सेगमेंट तक जाते हैं। देखो, गौर करिए, ठीक है। इंटेस्टाइनल सीका एक पेयर होते हैं, वन पेयर इंटेस्टाइनल सीका, ये 26 टू 22 सेगमेंट तक जाते हैं।
मतलब ये ओरिजिनेट 26वें सेगमेंट के सामने सो रहे हैं इंटेस्टाइन से और आगे की ओर 22 सेगमेंट तक जाते हैं। दिखा बेटा। अब आपके चित्र में कुछ भी और भी नजर हो सकता है, वो 22, 21, 22 नजर आ रहा, आप 22 तक मान के लिए 23, 22वें सेगमेंट तक जा रहे हैं बेटा, समझे। अब आप जवाब दो, इंटेस्टाइनल सीका कितने हैं बेटा? एक पेयर। देखो कितने हैं? एक पेयर है। ओरिजिनेट किस सेगमेंट पे? 26। कहां तक जाते हैं? 22 तक। अब ऐसा नहीं है, इंटेस्टाइनल सीका 22 से 26 की 26 से 22, इस तरह। समझे बच्चों? ये क्वेश्चन बन सकता है और सीका है तो इसका रिलेशन डायजेशन होगा। इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द इंटेस्टाइन, बहुत ध्यान देना। देखिएगा, बहुत देखो। अब आके एक चीज और सिखाने जा रहे हैं। इंटेस्टाइन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है प्रेजेंस ऑफ टिप्लोसोल। ठीक। जो अर्थवर्म की इंटेस्टाइन है, इसका एक बहुत मुख्य लक्षण है, जो इसका एक विशेष लक्षण है, वो टिप्लोसोल का पाया जाना। पहले तो एक क्वेश्चन आपको था, फिर आगे हम बता रहे हैं, इसको समझिएगा अच्छे से कि वो पूछेंगे टिप्लोसोल पाया जाता है, उन्होंने कहा गिजर्ड में, इसोफेगस में, स्टमक में, इंटेस्टाइन में। किसमें? बात समझे बेटा? अर्थवर्म का जो टिप्लोसोल है, ये किस एलिमेंट्री के किस पार्ट में पाया गया? इंटेस्टाइन। तो ये बात बिल्कुल सरल समझा गई। अब ये कहां कैसे है, इसको समझाना थोड़ा है। तो पहले हम ये कहेंगे, टिप्लोसोल जो है ये आगे के 26 सेगमेंट को छोड़ दो और पीछे के 25 सेगमेंट छोड़ दो, उनके बीच में पाया जाता है। समझे बच्चों? फिर से सुनो, पहले तो यहां से समझ आ गया बच्चों? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं, इसको समझना कि यहाँ क्वेश्चन बना सकता हूँ। और देखिए, हो सकता है तना बना तो टिप्लोसोल पुल्ले कहाँ पाया जाता है, तो ये तो आपको मालूम, याद ही करा दिया। कहाँ पाया जाता है? इंटेस्टाइन। ठीक बच्चों, फिर सुनेंगे। टिप्लोसोल हम कहेंगे आगे के 26 सेगमेंट को छोड़ दो और पीछे के 24, मैंने कहा 25 सेगमेंट छोड़ दो, इनके बीच में जो इंटेस्टाइन का पोर्शन है उसमें पाया जाता है। समझे बेटा? देखना कैसे समझने की कोशिश करना बेटा। ठीक है, हमने मान लो 100 कर लिया, हम 100 सेगमेंट मान के चलना है बेटा। ठीक है, क्योंकि 120 करेंगे तो मैथ थोड़ी टफ हो जाएगी, तो हम सरल भाषा में उपयोग करेंगे। देखिएगा, अब मैंने कहा आगे के 26 सेगमेंट ठीक छोड़ दिए, तो मतलब 27वें से ये पाया गया। क्लियर? अब 100 है और पीछे के 25 छोड़ो तो 75 सेगमेंट तक पाया गया। बोलो, समझ गया बच्चों? देखिएगा, ये दोबारा देखो, हमने कहा आगे के 26 सेगमेंट छोड़ दो तो 27वें से पाया गया और पीछे के 100 से 25 पीछे के छोड़ दो तो 75 सेगमेंट तक पाया गया। बोलो बच्चों, समझ पाए इस बात को? हैं? समझ पाए बेटा? दोबारा देखना, देखिएगा, तो मैं कहूंगा 27वें सेगमेंट से लेके और लगभग 75 सेगमेंट तक जो इंटेस्टाइन है वो नीचे को फोल्ड करके बनाती है और उसको हम बेटा टिप्लोसोल कहते हैं। क्या कहते हैं? टिप्लोसोल। क्या कहते हैं बेटा? टिप्लोसोल। और ये बेटा डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। किसमें करता है बेटा? बात समझे बच्चों? जो ये मैंने दिखाने की कोशिश किया है, ये देखिएगा, इस रीजन को मैं दिखा, ये हो गया टिप्लोसोल। क्या हुआ बेटा? ये याद रखना बेटा। फिर से सुनो बच्चों,
अगर मैं कह दूं टिप्लोसोल एलिमेंट्री कैनाल के किस पार्ट पे? इंटेस्टाइन, पहला जवाब आपका बिल्कुल सही। अब पूछूं टिप्लोसोल इंटेस्टाइन में किस सेगमेंट से लेके किस सेगमेंट तक पाया जाता है? देखिए मैं यहाँ पे ऐसे अगर 100 सेगमेंट का अर्थवर्म है, समझे बच्चों, तो मैं कहूंगा 27 से लेके अप्रॉक्स 75। इसीलिए उन्होंने नाम संख्या नहीं दी, उन्होंने कहा 26 के बाद और 25 के पहले। अब 25 के पहले 20 का है कि 105 का है, वो उस पर डिपेंड करता है। हमने 100 का मान लिया, जिससे मेरी मैथ आसान रहे, मुझको बताने में आसानी रहे बेटा। ये बात समझ आ गई बच्चों? और टिप्लोसोल का काम क्या होता था? डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। आओ अपनी एनसीईआरटी में देखिए बच्चों, इससे बड़े अच्छे देखिए, द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द इंटेस्टाइन आफ्टर 26 segment except the last 25 segment is presence intestinal median fold। intestinal median fold उसको बेटा टिप्लोसोल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? टिप्लोसोल। ठीक बच्चों ध्यान देना, टिप्लोसोल टिप्लोसोल। तो मैं कह दूं आगे के 26 सेगमेंट, पीछे के 25 सेगमेंट को छोड़ दो, उसके बीच में बेटा ये टिप्लोसोल पाया जाता है। समझ में आया सारे बच्चों को? इंपॉर्टेंट है। और मेन जो होता है ये इंक्रीज सरफेस एरिया करता है, तो जो डाइजेस्ट हुआ उसको एब्जॉर्ब करता है बेटा। ठीक, इसको देखिएगा, दिस इंक्रीज द इफेक्टिव एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन इन द इंटेस्टाइन। ठीक, ये एब्जॉर्प्शन एरिया को बढ़ाता है, एब्जॉर्प्शन एरिया को इंक्रीज करता है बच्चों। फिर देखेंगे बच्चों, एलिमेंट्री कैनाल ओपन टू द एक्सटीरियर स्मॉल राउंडेड अपर्चर इज कॉल्ड एनस। क्या कहते हैं बेटा? एनस। और आपको मैंने बताया एनस इज द लास्ट सेगमेंट, उसे एनल सेगमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एनल सेगमेंट। देखिएगा, फर्स्ट इज ए पेरिस्टोमियम, लास्ट इज ए एनल सेगमेंट। ये बात समझ में आ गई बच्चों? कठिन नहीं, असली चीज आपने समझ ली, अब तो कुछ नहीं बचा है। यही चीज असली समझाने की होती है। ठीक, बच्चे ध्यान देंगे। इंजेस्टेड ऑर्गेनिक रिच सॉइल, इसको मार्क करें, इसको बॉक्स में करिए। जो अर्थवर्म का भोजन होता है ऑर्गेनिक रिच सॉइल, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव एंजाइम, और ये कॉम्प्लेक्स सिंपल एब्जॉर्बल यूनिट में टूट जाते हैं, और इनका जो एब्जॉर्प्शन जो होता है, मॉलिक्यूल का जो एब्जॉर्प्शन होता है इंटेस्टाइन मेम्ब्रेन के द्वारा एब्जॉर्ब होता है और उसका यूटिलाइज होता है। ये बात समझ में आ गई बच्चों? ठीक, अब देखेंगे आगे बच्चों, ये बात समझ? एक बार फिर से बता दो बच्चों, बॉडी वॉल है, बॉडी वॉल में सबसे ऊपर की ओर कौन है? नॉन सेलुलर कौन? क्यूटिकल। उससे थिन की थिक, उससे नीचे कौन? एपिडर्मिस में कौन से सेल? कॉलमनर एंड ग्लैंड सेल। उसके नीचे कौन? मसल है। मसल में आउटर कौन? इनर कौन? ये मूवमेंट एंड लोकोमोशन में हेल्प करती है। उसके अंदर की ओर कौन? सिलोबियम एपिथेलियम। इसे क्या कहेंगे? पेरिटोनियम। इसकी ओरिजिन कैसी? बेटा। ठीक, अब देखिएगा, एलिमेंट्री कैनाल जो है और बाहर की बॉडी वॉल है। देखिए, तो अगर दोनों को देखा जाए तो ये जो अर्थवार हो गया, ये ट्यूब विद इन ए ट्यूब हो गया। कैसा हो गया बेटा? अब आपको एनाटॉमी की देखी तो अंदर क्यों एलिमेंट्री कैनाल को देखा बेटा? तो सबसे पहले मैंने माना कि अर्थवार में 100 से 120 सेगमेंट होते हैं। ठीक, अब देखना बच्चों, मैंने कहा पहले 3 सेगमेंट में क्या है? बक्कल चैम्बर या बक्कल केविटी है। फिर 3-4 पे क्या है? फेरिंक्स में कौन सी ग्लैंड है? सिलेब्री ग्लैंड है। उनका नाम क्या है? ब्रोंकोफिल्स। क्या नाम है? बेटा इसके बाद 5 से 7 तक कौन है? इसोफेगस। क्या है बेटा? ये वाइड है कि नैरो है? कैसी होती है? इसके पीछे क्या है? थिकेस्ट कौन है? गिजर्ड। इसका काम ग्राइंडिंग सॉइल एंड डिकेइंग लीव्स। थिकेस्ट है, सर्कुलर मसल्स होती। कौन सी होती है? अंदर की ओर क्यूटिकल की लाइनिंग पाई जाती है। किसकी लाइनिंग पाई जाती है? अंदर की ओर किसकी लाइनिंग है? ठीक, क्यूटिकल की लाइनिंग। इसके क्यूटिकल की लाइनिंग याद कर लीजिएगा,
इसके बाहर अगर देखा जाए स्टमक 9 से 14 तक क्या है? स्टमक है। और फिर बड़ा 15 से लास्ट तक क्या है? इंटेस्टाइन। क्या है बच्चों? बात समझ आ गया बच्चों? अब सुनेगा 26वें सेगमेंट पे क्या एक पेयर ओरिजिनेट होते हैं? इंटेस्टाइनल सीका। कौन होते हैं? और 26 से कहां तक जाते हैं? 22। मैं यहाँ लिखे तो 22, मान लीजिए ये 22वां सेगमेंट होगा। बड़ा समझे बच्चों? अच्छा ठीक है, तो इंटेस्टाइनल सीका 22 से 26 की 26 से 22, 26 से 22 डाइजेशन में काम करते होंगे बेटा। ठीक, अब देखिए 27वें से लेके आखिरी 25 सेगमेंट को छोड़ के पहले तक क्या पाया जाता है? डिप्लोसोल। क्या पाया जाता है? डिप्लोसोल क्या करता है? एब्जॉर्प्शन, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। ठीक, और डिप्लोसोल किसका डायग्नोस्टिक कैरेक्टर है? इंटेस्टाइन का। किसका कैरेक्टर है? और लास्ट सेगमेंट पे एनएस पाई जाती है। क्या पाई जाती है? इसे एनएस सेगमेंट कहते हैं। बेटा समझ में आ गया? पूरी एनाटॉमी क्लियर हो गई? ठीक, इसे आपको याद करना है अच्छे से पढ़ना। ठीक है, कठिन नहीं है, चित्र तो मैंने बनाया ही है। ठीक है, और आपका और अच्छा चित्र आपकी एनसीईआरटी बना जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। कोई क्रॉस क्वेश्चन बेटा? ठीक, मैं अब अगला आ रहा बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या आ रहा बेटा? बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, देखिएगा। देखिए अर्थ में सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है क्लोज्ड होता है। कैसा होता है? क्लोज्ड वैस्कुलर सिस्टम। क्लोज्ड वैस्कुलर ठीक बच्चों, क्लोज्ड वैस्कुलर सिस्टम। अब आप बताओ बेटा क्लोज्ड वैस्कुलर सिस्टम क्या होता है? जिसमें मतलब हार्ट से ब्लड पंप हो, उसमें वेन्स और आर्टरी से पास कर डायरेक्ट ऑर्गन उसमें डूबने से बाहर हो जाते हैं ऑर्गन उसमें मतलब ब्लड नहीं, वेसल दोनों में। सुनो बच्चों, देखो देखिएगा, हार्ट ठीक, हार्ट से ब्लड या ब्लड वेसल्स में एनसीईआरटी ने जहां पे ये दिया एनिमल किंगडम में वहां लिखा है ब्लड वेसल डिफरेंट डायमीटर, वहां लिखा है। ठीक है, लिखा है डिफरेंट डायमीटर का आपको मतलब निकालना है आर्टरी, वेन, कैपिलरी। समझे बच्चों? आर्टरी, वेन, कैपिलरी। यहां जानना चाहिए आपको सबसे ज्यादा डायमीटर होता वेन का, उससे कम होता आर्टरी का, सबसे कम होता है कैपिलरी। ये बात समझ आया बच्चों? आपको ध्यान देना, ऐसा सर्कुलेशन जिसमें आर्टरी, वेन और कैपिलरी हो उसको हम हमेशा क्लोज्ड कहेंगे। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? क्लोज। ठीक, ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें हार्ट के साथ रिड्यूस ब्लड वेसल्स हो, रिड्यूस ब्लड वेसल्स हो, कैपिलरी एब्सेंट हो, उसकी जगह साइनस पाया जाए। क्या पाया जाए? क्या पाया जाए? ठीक, साइनस माने ब्लड का एक प्रकार से चैम्बर हो जिसमें ऑर्गन्स या टिश्यू एम्बेडेड हो, उसमें नहाए हुए हो। बाथेट शब्द एनसीईआरटी ने यूज किया। ठीक है, मतलब लेन देन सीधे हो रहा है, कैपिलरीज के द्वारा नहीं। तो सीधे याद रखो, अगर कैपिलरी है तो क्लोज्ड है, साइनस है तो ओपन। आया बेटा? क्लियर हो गया? क्लियर हुआ? ठीक, देखिए तो हार्ट ब्लड वेसल्स, यहां लिखिए कैपिलरी, और यहां पर ऑर्गन और टिश्यू।
इसको हम क्लोज कहेंगे। क्या कहेंगे? समझ आया बच्चों? ठीक। अगर मैं यहाँ पे ओपन पढ़ाता तो हार्ट दोनों में है, काकरोच में तो हार्ट होता है, ओपन है, तो यहाँ मैं रिड्यूस ब्लड वेसल शब्द यूज करता है, यहाँ मैं साइनस शब्द यूज करता है। क्या यूज करता है? साइनस। ठीक। और यहाँ ऑर्गन एंड टिश्यू लिख देता है। तो अगर टिश्यू और ऑर्गन को कैपिलरी के द्वारा मिल रहा तो क्या कहोगे? क्लोज। और साइनस के द्वारा मिल रहा तो क्या कहोगे? अब तो क्लियर हो गया होगा बेटा। ठीक है, ये याद रखना। तो अर्थवर्म में जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है वो कैसा है? क्लोज। कैसा है बच्चों? क्लोज। अपनी एनसीईआरटी में आइए बच्चों, देखिए फैटिमा क्लोज टाइप ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, वेसल, कैपिलरी और हार्ट। देखो लिखा, तीनों को बॉक्स में करो, हार्ट, वेसल एंड कैपिलरी। समझे बच्चों? हार्ट, वेसल एंड कैपिलरी। अगर मैं यहां पे हार्ट कर दूं, वेसल कर दूं, रिड्यूस वेसल्स कर दूं और साइनस कर दूं तो ओपन हो जाएगा। अंतर समझ आ गया? अब आपको अगर भूल है तो याद करो, साइनस है तो ओपन है, कैपिलरी है तो क्लोज है। ठीक। बड़े ध्यान से बोलिएगा। ड्यू टू क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड इज कंफाइंड हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, कॉन्ट्रैक्शन की ब्लड सर्कुलेटिंग इन वन डायरेक्शन बेटा, smaller blood vessels supply gut, nerve cord and body wall। अब यहाँ पे बहुत अच्छी चीज देखिए, आता ब्लड ग्लैंड। क्या है बेटा? ब्लड ग्लैंड। जो इसमें ब्लड ग्लैंड जो पाई जाती हैं, ठीक, जो ब्लड के फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं, ये 4, 5, 6 सेगमेंट पे। किस सेगमेंट पे होती है? ये पॉइंट याद करो, 4, 5, 6 सेगमेंट। इसमें ज्यादा नहीं हम लोग याद रखना। ठीक है बेटा? ठीक बच्चों, अर्थवर्म में ब्लड का फॉर्मेशन किस सेगमेंट पे होता है? 4, 5 तो चला सकता है। हम लोगों में जैसे ब्लड का फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है। कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है। ठीक, उसी प्रकार से इसमें जो ब्लड का फॉर्मेशन होगा 4, 5, 6 सेगमेंट। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट ये 4, 5, 6 सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक बच्चों, आप याद करो, 3, 4 पे भी हमने कुछ बताया था, फेरिंग्स। ठीक, 5, 6, 7 पे कुछ बताया था। ठीक, तो मैं कहूंगा ये ईसोफेगस और कुछ फेरेंजियल रीजन पे होता है। यस कि नो? क्लियर हो गया? ठीक, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना इसमें हम लोगों को। ठीक बेटा, देखिए जो ब्लड ग्लैंड है ये रेड पिगमेंट का फॉर्मेशन करते हैं, और उस रेड पिगमेंट को क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन। क्या कहते हैं? फॉर्मेशन ऑफ रेड पिगमेंट, उसका नाम है हीमोग्लोबिन। क्या नाम है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन है। और ये हीमोग्लोबिन, एक पॉइंट याद देखेंगे बच्चों, हीमोग्लोबिन हम लोगों में भी होता है, हीमोग्लोबिन इसमें भी होता है। तो इसके मतलब हीमोग्लोबिन कॉर्डेट, नॉन कॉर्डेट दोनों में। ठीक, हीमोग्लोबिन किसमें बेटा? कॉर्डेट, नॉन कॉर्डेट दोनों में है। लेकिन जो हम लोगों में हीमोग्लोबिन है वो आरबीसी में पाया जाता है। किसे पाया जाता है? आरबीसी। किसे पाया जाता है? आरबीसी। और इसमें हीमोग्लोबिन जो पाया जाता है प्लाज्मा में। ये पॉइंट याद रखो, किसे पाया जाता है? प्लाज्मा। ये बात समझे बच्चों? ठीक, ये पॉइंट देखिए इंपॉर्टेंट है। They produce blood cells and hemoglobin which dissolved in blood plasma। आया बच्चों? क्लियर हुआ बेटा? हम लोगों में भी हीमोग्लोबिन है और अर्थवर्म में भी हीमोग्लोबिन है, लेकिन दोनों में क्या अंतर है?
हमारा हीमोग्लोबिन एक विशेष प्रकार की सेल में पाया जिसका नाम आरबीसी है। क्या नाम है? आरबीसी। तो इसका आरबीसी इज द कोडेड कैरेक्टर। क्लियर? हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन कोडेड एंड नॉन कोडेड। बेटा समझ पाए इस बात को? बोलो। ये इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, क्लियर हुआ? फिर देखेंगे ब्लड सेल्स आर फैगोसाइट इन नेचर। ये इंपॉर्टेंट है। ब्लड सेल्स जो है, जो और ब्लड सेल्स है इसमें ब्लड सेल्स फैगोसाइटिक नेचर। किस नेचर की हैं? फैगोसाइटिक। किस नेचर के हैं बच्चों? फैगोसाइटोसिस नेचर। क्लियर हुआ बेटा? अब देखिए, अगर फैगोसाइटोसिस नेचर की हैं तो ये डिफेंस में काम करती हूँ। किस में काम करती हूँ? डिफेंस। ठीक, जहां फैगो मान लीजिए, डिफेंस लिख लीजिए। डिफेंस जैसे हम लोगों की डब्ल्यूबीसी करती, डिफेंस का काम किया बेटा इसने। तो ब्लड ग्लैंड है, सेगमेंट आपको याद करना मतलब 4 5 6 है। फॉर्मेशन रेड पिगमेंट है, रेड पिगमेंट का नाम हीमोग्लोबिन है। इनके अलावा यहाँ पे बेटा ब्लड सेल्स भी बनाता है जो कि डिफेंस का काम करती है थ्रू फैगोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा। ये बात समझ में आ गई बच्चों? ठीक, आगे देखिए बेटा, यहाँ पे रेस्पिरेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लैक स्पेशलाइज्ड ब्रीथिंग डिवाइस। कोई से ब्रीथिंग डिवाइस नहीं है, बहुत कोई से। इसमें रेस्पिरेशन का काम जो करती मॉइस्ट बॉडी सरफेस, सबसे इंपॉर्टेंट है। रेस्पिरेशन का काम कौन करती है? मॉइस्ट बॉडी सरफेस। इसको बोले बंद करो। अर्थवॉर्म रेस्पिरेशन किसके द्वारा करता है? मॉइस्ट बॉडी सरफेस। मॉइस्ट बॉडी सरफेस किसके द्वारा करता है बेटा? मॉइस्ट बॉडी सरफेस को नोट करिए, मॉइस्ट बॉडी सरफेस के द्वारा। ठीक बेटा, आगे इसमें हार्ट के विषय में अर्थवॉर्म में यहाँ एनसीईआरटी में तो नहीं दिया गया, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे एक पॉइंट नोट करो, नोट करिए स्टार पॉइंट। अर्थवॉर्म contain 4 पेयर हार्ट। अर्थवॉर्म में कितने पेयर हार्ट हैं? 4 पेयर मतलब 8 हो गए। 8 हार्ट हैं, सोच लो दिल बहुत बड़ा, कितने 8 हैं? दिल बहुत बड़ा नहीं, दिल बहुत ठीक है। दिल के बस बच्चों, 4 पेयर हार्ट हैं। सेगमेंट की संख्या नोट करिए, 7 and 9 सेगमेंट पे लैटरल हार्ट, 7th and 9th सेगमेंट लैटरल हार्ट। ट्वेल्व और 13 पे लैटरल इसोफेजियल हार्ट, लैटरल इसोफेजियल हार्ट। तो पहले तो कॉकरोच में कितने हार्ट हैं? 1। ह्यूमन में कितने हार्ट हैं? 1। अर्थवॉर्म में कितने हार्ट हैं? 8। तो बताओ कौन ज्यादा हार्ट वाला हुआ? बड़ा सुनना है। कॉकरोच में 1, ह्यूमन में 1, लेकिन इसमें कितने? 8। ठीक, अब जवाब दो। अर्थवॉर्म में जो हार्ट है इनकी संख्या 8 या 4 पेयर हैं। सेगमेंट कौन? 7वां 9वां 12 13। इनको नोट करो, 7 9 12 13 हार्ट जो होते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। अर्थ में जो हार्ट है 7वें 9वें और 12वें 13वें सेगमेंट होते हैं। ठीक, इन्होंने दिखाया नहीं है, कोई बात नहीं, दिखाया तो है, आप देख सकते हैं। देखो लिखा लैटरल हार्ट लिखा चित्र में। अब आप बताओ बेटा, जब इन्होंने चित्र में दिया क्या क्वेश्चन नहीं पूछ सकते?
बोलिए। देखिए सभी लोग फिगर चित्र देखिए बच्चों, देखो सब दिया एनसीईआरटी ने, आप उससे बच नहीं सकते हो। पेज नंबर 109 पे देखिए, 7वें में देखो, 9वें में देखो, 12 13 देखो, आया दिखा बेटा चित्र में। फिगर नंबर है 7.11। अब तो समझ में आ गया होगा। अब बताओ, अगर हम यहाँ पे पहले अर्थवार में ना पढ़ाएं, अर्थवार में पढ़ाएं लेकिन हार्ट ना बताएं, हार्ट के विषय में ना बताएं, तो बताओ आप क्वेश्चन मार्क गलत होने चांस है। अब इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा कि अर्थवार में हार्ट कितने होते हैं, 4 पेयर या 8, ठीक, 4 पेयर या 8। कुछ बच्चे हंस रहे हैं इतने हार्ट इसके पास हैं? फिर देखिएगा सेगमेंट कौन, 7 9 12 13। चित्र में देख लो, आया। अब फिर सुनिए, फिर क्वेश्चन है, देखो देखिए एक बात सुन लो, ये आप कतई नहीं डिनाई कर सकते हो कि अर्थवार नहीं आएगा, एनसीईआरटी में आया है, ठीक। और ये भी नहीं कह सकते थ्योरी में दिया नहीं हार्ट, और कहां से आप पूछ रहे हो, तो आपके चित्र में दिया है। कई क्वेश्चन वो लोग चित्र से उठा लेते हैं, ठीक। नहीं ज्यादा तो यही बोल लें कि जो अर्थवार में उसके हार्ट के नाम ही बताओ, तो एक लैटरल हार्ट और दूसरा लैटरल इसोफेजियल हार्ट। देखिए बोलो, ठीक। अब इससे आगे अभी जब जाएंगे ये बात पूरी क्लियर हो जाएगी। अब आप जवाब दो, अगर आता है कॉकरोच में टोटल हार्ट कितने हो गए, 8 या 4 पेयर। अब क्वेश्चन में ध्यान देना, 8 या 4 पेयर होंगे, सॉरी अर्थवार, सॉरी हाँ, कॉकरोच के बार बार कंपेयर करा रहे, इससे बार बार आ रहा है, क्योंकि कॉकरोच में एक हार्ट होता है कम, ठीक है। अर्थवार में कितने हार्ट हो गए, 4 पेयर की हार्ट। हो सकता है 4 दे और 8 भी दे, तो क्या टिक करोगे, 8, क्योंकि रिफ्लेक्स में मिस्टेक हमसे 4 पेयर दे 4 हो सकता है, ठीक। अब अगला बहुत ध्यान से देना, हमने आपको कहा अगर ध्यान दें, अर्थवार में हार्ट 2 टाइप के हैं, एक लैटरल हार्ट, दूसरा लैटरल इसोफेजियल हार्ट। अब आप जवाब दो, लैटरल हार्ट कितने पेयर, 2 पेयर हुए, और लैटरल इसोफेजियल कितने, 2 पेयर। समझ रहे हो क्वेश्चन को। देखिए अभी आपको बता रहे हैं, चित्र में दिखा रहे हैं, बार बार करा रहे हैं, तब मिस्टेक माधु को तो हमें नहीं लगेगी अगर नहीं पढ़ेंगे। फिर से देखिए, 2 टाइप के हार्ट हैं, एक लैटरल हार्ट है जो 7वें और 9वें सेगमेंट पे देख सकते हैं आप लोग, दूसरा टाइप का लैटरल इसोफेजियल हार्ट है जो 12 13 सेगमेंट पे है। आ गया। अगर मैं टोटल हार्ट की बात करूं तो 4 पेयर या 8 हो गया, ठीक। अब इतना को नहीं पूछे, लेकिन पूछने तो पूछ ही सकते हैं। हाँ, एक और आपको बता दें, आज पेपर में भी अभी डीपी सर बता रहे, पेपर किसी ने देखा होगा कि इस बार नीट एग्जाम टाइम से देखिए मई लास्ट हो सकता है या फर्स्ट वीक जून भी हो सकता है, समझे बच्चों। तो आप सोचिए कि अब तो समय इस हिसाब से देखा तो बहुत ही कम बचा, इस हिसाब देखा तो बहुत ही कम बचा। तो हम लोगों को और जागने की जरूरत है और मेहनत करने की जरूरत है। अगर वैसे जिनको देखिए, जिनको समय बढ़ाना होता है वो समय ऐसे जोड़ते हैं, जैसे मान लीजिए 4 मई को नीट है तो ऐसे जोड़ते हैं, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई भी जोड़ दिए, इसे 7 महीने। ये मानो नहीं 4 मई को है, मान लो अगर है, ठीक। जो जिनको समय बढ़ाना है और जो इनको सिलेक्शन लेना वो जोड़ते हैं, नवंबर में जोड़ते नहीं, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, बस 5, उसमें भी होली भी आएगी, तो नया साल भी आएगा,
ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान देना है कि आप कैसे समय को बचा के कैसे जल्दी जल्दी सिलेबस को कवर करें। यस सर। ठीक है, हम लोग उसमें पूरा सहयोग करेंगे, आप लोग भी पूरा सहयोग करिए। ठीक, जो टॉपिक फिगर में बना दूंगा, कुछ फिगर जैसे मैंने इसको नहीं बनाया, इसको फिगर बनाने का मतलब था कि हम एक टर्न इसके लिए दें, जबकि मुझे केवल हार्ड है तो मैं आपको दिखा के आराम से करा सकता हूँ उसको। समझे बेटा? ठीक, ये याद रखना बेटा। यस सर। ठीक, एक बात और कहना चाहता हूँ, हार्ट जो, बस इतना ही बताऊंगा, हार्ट डॉर्सल ब्लड वेसल को वेंट्रल ब्लड वेसल से जोड़ते हैं, बस नोट कर लो। हार्ट कनेक्ट डॉर्सल ब्लड वेसल टू वेंट्रल ब्लड वेसल, हार्ट कनेक्ट डॉर्सल ब्लड वेसल टू वेंट्रल ब्लड वेसल, हार्ट कनेक्ट टू डॉर्सल ब्लड वेसल टू वेंट्रल ब्लड वेसल, वेंट्रल ब्लड वेसल। डॉर्सल किससे जोड़ते हैं बेटा? वेंट्रस। ये पॉइंट बस इससे ज्यादा एक लाइन नहीं पढ़नी है आपको। अब अपने एनसीईआरटी में अगला आता है एक्सक्रीशन। क्या आता है बेटा? एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है सेगमेंटली अरेंज क्वाइल ट्यूबुलर होते हैं। क्वाइल ट्यूबुलर को बॉक्स में करिए, क्वाइल ट्यूबुलर होते हैं, क्वाइल ट्यूबुलर, और इनको नेफ्रीडिया कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ठीक, अगर कई है तो नेफ्रीडिया, एक है तो नेफ्रीडियम, कई है तो क्या कहेंगे? नेफ्रीडिया, एक है तो नेफ्रीडियम। तो एक पहली चीज ध्यान दो बच्चों, आप यहाँ बॉक्स में ना क्वाइल ट्यूबुलर, और उस क्वाइल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का क्या नाम है? नेफ्रीडियम। ठीक है बच्चों, अब वो जो बच्चे ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो इन्हीं दो जगह से क्वेश्चन आता है। नेफ्रीडिया की पोजीशन पूछी जाती है, नेफ्रीडिया कहाँ से कहाँ होते हैं, कितने टाइप की चीजें आपको ध्यान देना। तुरंत देखो, अगर आप यहाँ पे देखेंगे 3 प्रकार के नेफ्रीडिया होते हैं। कितने प्रकार के नेफ्रीडिया होते हैं? 3 प्रकार के। 3 टाइप्स नेफ्रीडिया, 3 टाइप्स नेफ्रीडिया। बच्चों ध्यान देना, ये बड़ा समझ में आ गया सबको? बस इतना ही, आपके लिए ज्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। देखिए, इसमें जो एक्सक्रीशन होता है, बच्चों ध्यान दो, पहले एक पॉइंट जान लें। अर्थवॉर्म का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिया एंड अमोनिया। कौन है बेटा? यूरिया एंड अमोनिया। ठीक, मैंने पहले क्या बोला? यूरिया, तो मेनली यूरिया हो गया। देन क्या बोला? अमोनिया। जब वाटर रेनिंग से तो मतलब बढ़ जाता है। ठीक है, ये नोट करिएगा। इसका एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है यूरिया एंड ठीक, बेटा समझ में आ गया बच्चों? अब देखना बेटा, बहुत ध्यान देना इसके चित्र आपको ना आने ना आपको पढ़ने के। एक्सक्रीशन जो है 3 टाइप्स के नेफ्रीडिया होते हैं। 3 टाइप्स नेफ्रीडिया। कितने प्रकार के नेफ्रीडिया हैं? 3 टाइप के। इनकी पोजीशन जिस तरह उससे याद करना, ठीक है। सबसे पहले मेरे बच्चे ध्यान देंगे सेप्टल नेफ्रीडिया। कौन से? सेप्टल नेफ्रीडिया। पहले नाम जानो, सेप्टल नेफ्रीडिया। ठीक, ये जो नेफ्रीडिया होते हैं बच्चों देखिएगा, अगर मैं अर्थवॉर्म बनाऊं, यहाँ पे देखिए तो 15 सेगमेंट से लेके, और ये सेप्टा के दोनों ओर पाए जाते हैं, ये सेप्टा के दोनों ओर पाए जाते हैं लास्ट सेगमेंट में। ठीक, तो पहली चीज सीखे, सेप्टल नेफ्रीडिया 15 सेगमेंट के सेप्टा से लास्ट सेगमेंट के सेप्टा तक पाया। 15 टू लास्ट, पहली बात याद रखो। ठीक, और ये ओपन होते हैं इंटेस्टाइन। किसमें ओपन होते हैं? इंटेस्टाइन। भाई इससे ज्यादा ना पढ़ना।
ओपन इंटेस्टाइन। ठीक, पहला बताइए कितने प्रकार के नेफ्रिडिया हैं? 3 प्रकार के। पहले कौन? सेप्टल नेफ्रिडिया। ठीक, कहां से कहां तक? 15 सेगमेंट के सेप्टा से लेके लास्ट सेगमेंट के सेप्टा तक आया बेटा। ओपन कहां होते हैं? कहां ओपन होते हैं? इंटेस्टाइन। कहां ओपन है? इंटेस्टाइन। बड़ा क्लियर हुआ? ठीक, बस ये जो बताया इतना ही पढ़ेंगे, बाकी ना पढ़िएगा। ठीक, दूसरे नंबर पे आते हैं बेटा फेरेंजियल नेफ्रिडिया या इंटुगमेंटी नेफ्रिडिया। कौन आते हैं? ठीक, इंटुगमेंटी नेफ्रिडिया। 15 से लास्ट कोई बोलेगा नहीं, देखिए जो लिख रहे हैं वो देखिए। ये बेटा ध्यान देना, देखो मैं अर्थवार बना रहा हूं, यहां पे दिखा रहा हूं बेटा, और ये थर्ड सेगमेंट टू लास्ट। ठीक, थर्ड सेगमेंट से लास्ट तक इंटुगमेंटी, और ये ओपन होते हैं बॉडी वॉल। कहां ओपन होते हैं? बॉडी वॉल। ठीक, तीसरे नंबर पर होता है फेरेंजियल नेफ्रिडिया। कौन से होता है? एक मिनट, इंटुगमेंटी नेफ्रिडिया को फॉरेस्ट नेफ्रिडिया भी कहते हैं, फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रिडिया। आए बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। और ये बड़ा पाए जाते हैं 14, 15, 16 पे। ठीक है, इनको फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रिडिया भी कहते हैं। ये पॉइंट पूछ सकते हैं बेटा। ठीक, इंटुगमेंट बड़ा पहले बताइए सेप्टल नेफ्रिडिया कहां से कहां तक? ओपन कहां पे? इंटेस्टाइन, मतलब जो भी इंटेस्टाइन में जाएगा। दूसरे कौन से? इंटुगमेंटी नेफ्रिडिया। इनको क्या कहते हैं? फॉरेस्ट नेफ्रिडिया। ये कहां से? 3 टू लास्ट सेगमेंट तक। ओपन कहां पे? बॉडी सरफेस या बॉडी वॉल। आया बच्चों? ठीक, तीसरे होते हैं फेरेंजियल नेफ्रिडिया। कौन है बेटा? फेरेंजियल नेफ्रिडिया। फेरेंजियल नेफ्रिडिया जो ये पाए जाते हैं 4, 5, 6। कहां पाए जाते हैं? 4, 5, 6। 4, 5, 6 समझना थोड़ा। 4, 5, 6 ओपन होते हैं बेटा ये इंटेस्टाइन। बेटा समझ आ गया? ओपन कहां होते हैं? इंटेस्टाइन। ठीक बच्चों, अब आप देखिएगा बच्चों, अगर आपसे पूछा जाता है, बहुत ध्यान देना, पहले तो ये नेफ्रिडिया पे क्वेश्चन आएगा, फिर इनके सेगमेंट पे क्वेश्चन आएगा, फिर इनके ओपन पे आएगा, फिर क्वेश्चन मॉडिफाइड भी करेगा वो। तो देखिएगा सेप्टल नेफ्रिडिया 15 टू लास्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं। नो सर। ठीक, इंटुगमेंटिया 3 टू लास्ट, बॉडी वॉल। ओपन बॉडी वॉल है, बॉडी सरफेस। फेरेंजियल नेफ्रिडिया 4, 5, 6 बस। ठीक, ओपन इनटू इंटेस्टाइन। मेन एक्सक्रीटिव वेस्टेज क्या है? यूरिया है। अब आपसे क्वेश्चन इसने बनाया, अब इसको देखो, एक तो ये पूछा, देखो बहुत ध्यान देना, जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि फेरेंजियल नेफ्रिडिया किस सेगमेंट पे, तो आप कहोगे 4, 5, 6। ये तो बोलोगे? यस सर। ये तो बोलोगे ना? यस सर। अब आपसे ये पूछा जाए 4, 5, 6 पे कौन सा नेफ्रिडिया, फेरेंजियल। फिर गलत बोल दिया, फेरेंजियल एंड इंटुगमेंट नहीं आएगा। ओ नहीं है। मैंने आपसे कहा था ये तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछने के ऊपर है बेटा। बोलो बेटा। ठीक, फिर से ध्यान देना, पहले बताइए अर्थवॉर्म का मेन एक्सक्रीटिव एस्टेस क्या है? यूरिया है, अमोनिया। बेटा क्लियर? ठीक,
कितने टाइप के नेफ्रीडिया हैं? 3 types। 3 प्रकार के हैं। पहले तो वो जो सीधी वाली क्वेश्चन, सेप्टल नेफ्रीडिया कहाँ पे? 15 to last। 15 टू लास्ट, सही है। Yes, sir। इंटीगुमेंट्री कहाँ से? 3 टू लास्ट। फेरेंजियल कहाँ पे? 4 to 5 फिर से जब मैं वो ये पूछे फेरेंजियल नेफ्रीडिया किस सेगमेंट, तो कहोगे 4, 5, 6। ठीक, अब उसने क्वेश्चन ऐसे पूछा 4, 5, 6 पे कौन से नेफ्रीडिया? फेरेंजियल है। अच्छा 99% दिमाग यही तो जाएगा, अब क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब तो गलत नहीं होगा। देख आपको जितना पढ़ाते हैं ना, फिर से ज्यादा ना पढ़िएगा, पढ़ने की जरूरत भी नहीं। पहली बात तो बहुत लोग अर्थवारम पढ़ाते ही नहीं, कहते हैं कह दिया बहाना बना दिया सिलेबस में नहीं है। और नीट में पिछले 1-2 साल क्वेश्चन भी आए, हमें ऐसा क्यों नहीं, हम एनसीईआरटी का पेज नंबर से हर चीज आपको क्लियर करेंगे। ठीक, आप समझ भी रहे होंगे बेटा। अब देखो फिर मैं क्वेश्चन ट्विस्ट कर रहा हूं, बच्चों ध्यान दो। अगर मैं ये कह दूं बेटा 14, 15, 16 पे कौन से नेफ्रीडिया? सेप्टल और इंटीगुमेंट्री। आया बच्चों? सेप्टल और इंटीगुमेंट्री, बस इससे ज्यादा ना पड़ेगा। फॉरेस्ट और नेफ्रीडिया जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं बेटा आपके क्लाइटेलम रीजन पे। कहां पाए जाते हैं? क्योंकि वहां पे इंटीगुमेंट्री नेफ्रीडिया जो होते हैं हर सेगमेंट पे 200 से 250 होते हैं, लेकिन वहां पे 2000 से 2500 होते हैं, 10 गुने होते हैं। ठीक है, इसलिए उसको फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रीडिया कहा गया, क्लाइटेलम रीजन। समझे बच्चों? क्लियर हुआ? समझ आया बेटा? ठीक, तो क्लाइटेलम में कौन से नेफ्रीडिया एब्सेंट? फेरेंजियल। कौन से नेफ्रीडिया प्रेजेंट? सेप्टल और इंटीगुमेंट्री। इसमें मोर कौन? इंटीगुमेंट्री। मोर कौन? लेस कौन? सेप्टल। तभी क्या कहेंगे? फॉरेस्ट ऑफ। बेटा आ रहे क्वेश्चन भाई, हम लोग उस हिसाब से क्यों ना अपने जो क्वेश्चन बना सकता है, हमें रीडिंग थोड़ी करना है। समझ आया बेटा? कितना समझ आया बच्चों? पूरा क्लियर हो गया? इससे ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, ना पढ़ना भी है कि नहीं? पहले तो कहीं बच्चे कहेंगे एक तो वो पढ़ाने में पीएचडी करें, पीएचडी नहीं कराएंगे, आपको सिर्फ क्वेश्चन बताएंगे, चिंता ना करो। आइए अपनी एनसीईआरटी में आओ मेरे बच्चों, देखिएगा सबसे पहले सेप्टल नेफ्रीडिया present on both side of intersegmental septa present 15 to last, ये याद करिए आप लोग, बता दिया मैंने। ओपन इंटेस्टाइन क्लियर कर दिया मैंने। द इंटीगुमेंट्री नेफ्रीडिया attached to the lining of body wall, ठीक, ऑफ सेगमेंट 3 to last ओपन into body surface, ये भी मैंने क्लियर कर दिया। ठीक, pharyngeal nephridia present 3 paired tuft in the 4, 5, 6 सेगमेंट। किन सेगमेंट पे हैं? 4, 5, 6 कितने पेयर हैं? 3 पेयर। 3 पेयर, pharyngeal 3 पेयर है। ठीक है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट चीज है। दिस डिफरेंट टाइप नेफ्रीडिया सिमिलर स्ट्रक्चर है, और ये जो बड़ा रेगुलेट करते हैं वॉल्यूम एंड कंपोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड। किसको रेगुलेट करते हैं बेटा? वॉल्यूम एंड कंपोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड। ठीक है, ये करिएगा। नेफ्रीडिया स्टार्ट आउट एज ए फनल करिएगा, और एक्सेस फ्लूइड जो है वो किससे लेते हैं? सीलोमिक चैम्बर से। और ये ट्यूबुलर पार्ट नेफ्रीडियम जो होता है डिलीवर वेस्टेज जो करता है या तो बॉडी सरफेस पे करेगा या तो फिर किस में करेगा? डाइजेस्टिव ट्यूब। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो नेफ्रीडिया जो है बच्चों ध्यान दो, जो नेफ्रीडिया जो होते हैं ये जो एक्सक्रीटिव वेस्टेज है इसको किस में डिलीवर करते हैं? या तो किस में करेंगे? बॉडी सरफेस पे या फिर इंटेस्टाइन, या उसको उन्होंने लिख दिया डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। बेटा समझ आ गया बच्चों?
ठीक, ये फिगर भी देख लो बच्चों, फिगर देखिएगा, ऊपर क्लियर हो चुका है। आप देख सकते हैं बच्चों, डक्ट ऑफ फेरिंजियल नेफ्रिडिया दिखाई गई हैं, फेरिंग्स ब्लड ग्लैंड दिखाई गई हैं। अब एक चीज बताओ बच्चों, यहाँ एक क्वेश्चन है, टफ्ट ऑफ फेरिंजियल नेफ्रिडिया, मतलब जो टफ्ट है गुच्छों में कौन से पाए जा रहे हैं? फेरिंजियल नेफ्रिडिया। फिर देखिए इंटुगमेंटी नेफ्रिडिया, फॉरेस्ट ऑफ इंटुगमेंटी नेफ्रिडिया तो लिखा है, क्लियर चित्र से देखिए, इंटुगमेंटी नेफ्रिडिया, फॉरेस्ट ऑफ इंटुगमेंटी नेफ्रिडिया। तो फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रिडिया किसको कहा गया? इंटुगमेंटी नेफ्रिडिया को कहा गया। किसको कहा गया बेटा? इंटुगमेंटी नेफ्रिडिया। पूरी तरह क्लियर हुआ बच्चों? ठीक है, ये पॉइंट याद रखेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे इससे ज्यादा नहीं याद हो जाएगा। ठीक, और बाकी देखिएगा सेप्टल नेफ्रिडिया दिखाए गए हैं, बाकी नहीं पढ़ना आपको। अगर आप लोग कहें तो इनके नंबर नोट करा दूं, क्यों बेटा? जरूरत नहीं है। बोलो नहीं ना, दिया तो नहीं है इसमें इन लोगों ने, छोड़ो। ठीक है, नेफ्रिडिया पूरा क्लियर हो गया। ठीक, अब बेटा अगला बेटा हम आपको कल कराएंगे नर्वस सिस्टम इसका।